नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से जुड़ी तमाम जानकारी लेकर हम हाजिर हैं कोरोना अपडेट के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर देश दुनिया की क्या ताज़ा परिस्थिति है। साथ ही हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों से समझेंगे कि वर्तमान हालातों में कोरोना के नए वेरिएंट से आप अपने परिवार का और अस्पतालों में भर्ती मरीजों का बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे सतर्क और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट की। कोरोना की तीसरी लहर, मौजूदा परिस्थितियों और कोविड से बचाव को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शोभा गुप्ता, सीएमओ बाल रोग विभाग, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली। आपका स्वागत है शोभा जी। और डॉक्टर राकेश मिश्रा, डायरेक्टर हैं टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी, बेंगलुरु। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश मिश्रा। आपसे अपडेट लूं उससे पहले मेरे पास कुछ जानकारी है, वो साझा कर लेता हूं अपने दर्शकों के साथ। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो देश में 2.58 लाख से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के 16.56 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि देश में पिछले 24 घंटों में 1,51,740 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना से रिकवरी रेट की बात करें तो 94.27% है, जबकि दैनिक कोरोना पॉजिटिविटी की रेट अगर बात करें पॉजिटिविटी की तो 19.65% है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 8,209 कंफर्म केस हैं। इनमें 24 घंटों में 6.02% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नई खबर यह भी है कि मार्च 2022 तक 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू होने की संभावना है। आज तक देश में 157.20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का पहला डोज लग चुका है। पहली प्रतिक्रिया डॉक्टर शोभा आपसे मैं लेना चाहूंगा कि क्या तीसरी लहर अब कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खबर यह है कि आर वैल्यू अब घटकर 2.2 रह गई है। क्या ये बात सही है? नमस्कार प्रतिबिंब दर्शकों। जैसे कि आपने बताया कि तीसरी लहर के बारे में पिछले 16 दिनों में हमने बहुत ही बढ़ोतरी देखी केसेस में। और मोस्टली जो केसेस हैं, जैसे कि जीनोमिक सीक्वेंस तो 8,000 का हुआ है, बट प्रोफाइल देख के मोस्टली केसेस का यही अंदाजा है कि मोस्टली ओमिक्रॉन के ही केसेस ज्यादा लग रहे हैं। और इनमें से जब हमारी ये शुरुआत हुई थी लहर की, तो ओमिक्रॉन को एक्चुअली वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए माना गया था कि जो और आंकड़े और देशों से आए थे उसके मद्देनजर ये देखा गया था कि ओमिक्रॉन की एक्चुअली जो ट्रांसमिशन है, जो इन्फेक्टिविटी है, वो और वेरिएंट्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा थी। इसकी औरों को इन्फेक्शन करने की क्षमता कहीं ज्यादा थी अगर हम पहली और दूसरी लहर से कंपेयर करें। तो इसकी आर वैल्यू इवन 4 को भी क्रॉस कर गई थी इनिशियली जो स्टडी आई थी। तो बट अच्छी चीज साथ में ये रही, जैसे जैसे आंकड़े देखे गए कि मोस्टली जो केसेस आए हमारे पास तीसरी लहर में, चाहे वो बहुत ज्यादा तरीके से इसने बहुत ही लहर से बहुत तेजी से बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट भी किया, लेकिन मोस्टली केसेस उनमें से 90% 95% से ज्यादा केसेस या तो एसिम्टोमेटिक थी या बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट किया, जिनमें माइल्ड खांसी, जुकाम, बुखार, और मोस्टली पेशेंट हमारे घर में होम आइसोलेशन और अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट लेकर घर में ही मॉनिटरिंग करके तंदुरुस्त हो रहे हैं और हेल्दी हो रहे हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत ही कम जरूरत पड़ी है, बहुत ही कम, वो भी उन्हीं लोगों को जिनको की कुछ तकलीफ थी या कोमॉर्बिडिटी थी। तो अब एक एक्चुअली जो आपने बताया कि एक एक्चुअली चेन्नई नहीं, IIT चेन्नई ने एक स्टडी करी, उसमें हमने देखा भी, जो कि आंकड़ों में भी दिख रहा है कि धीरे धीरे करके जो हमारी ये आरओ फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने और लोगों को अपने आसपास कितनी जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो ट्रांसमिशन का रेट है, जैसे ही लहर थी तभी बहुत ज्यादा हाई था, और ग्रेजुअली विद टाइम ये हम देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट 2 के अराउंड आ रहा है। मतलब पहले अगर एक बंदा 4-5 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था, तो उसकी धीरे धीरे करके उसकी इन्फेक्टिविटी कम हो रही है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि काफी सारी पॉपुलेशन हमारी ऑलरेडी इन्फेक्ट इस वेरिएंट से हो गई है। इसलिए डेफिनेटली आंकड़े देख के काफी ये हमें उम्मीद लग रही है कि ग्रेजुअली आने वाले हफ्ते में
ऑल्दो अलग अलग स्टेट्स में ये जो ट्रांसमिशन है ये अलग अलग स्पीड से चल रहा है, अगर जी हम जी देश के अलग अलग विभागों की देशों की स्टेट्स की बात करें। बट जो कि आंकड़े मोस्टली जगह जहां पे पहले शुरू हुआ था वहां यहाँ अब केसेस की कम आने दिखने शुरू हो गए, जैसे दिल्ली, मुंबई। हम देखें तो जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस हैं वो डेफिनेटली पहले से धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, और 3-4 दिनों से लगातार हम ये आंकड़े दिख रहे हैं। जी डॉक्टर बट राकेश, अगर डेफिनेटली बात जैसे करें आगे हम यहाँ पर टाइम जाएगा इस कमिंग आर वीक में। वैल्यू की बात चल रही है, और डॉक्टर शोभा भी ये कह रही है कि आर वैल्यू घटी है, तकरीबन 4 से ज़्यादा पहुंच गई थी, यानी कि एक संक्रमित व्यक्ति 4 से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा था। एक तो वजह बता दी है डॉक्टर शोभा ने कि इसकी वजह क्या हो सकती है। दूसरी तरफ आंकड़े ये कह रहे हैं कि लगभग 13% मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या ये विरोधाभासी स्थिति नहीं है? एक तरफ मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आर वैल्यू कम हो रही है, और ये एक संभावना पैदा हो गई है कि तीसरी लहर शायद अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि डॉक्टर राकेश से एक प्रतिक्रिया ले लूं। जी धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि आर वैल्यू कम हो रही है, लेकिन आर वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है जिसका मतलब केसेस बढ़ेंगे, तब तक अभी उनकी बढ़ने की गति जो है वो कम होगी। और जैसे अभी आपने ये भी सुना कि हमारा देश तो बहुत बड़ा है और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग सिचुएशन है। अभी कहीं पे पीक पहुंच चुकी है और कहीं पे शायद आगे पहुंचेगी। वो किस ऊंचाई तक पीक जाएगी, ये सब चीजें उस लोकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आर वैल्यू का कम होना बहुत ही जरूरी है, और बहुत ये पॉजिटिव न्यूज है कि आर वैल्यू 4 की जगह 2 हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रिलैक्स हो जाएं। आर वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो हमको इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे अभी आपने सुना कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है पिछले वेव्स की तुलना में, तो सिचुएशन जो है एकदम कंट्रोल में है। और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हम इस बीमारी को समझ गए हैं, और बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव सिचुएशन हमारे साथ है। और इसके पहले ही 70-80% के करीब लोग सीरो पॉजिटिविटी में ऐसा पाया गया कि उनको किसी तरह का इन्फेक्शन पहले हो चुका है। तो इन सब चीजों को मिला के अभी हिंदुस्तान बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है इसमें। और लेकिन हम इस स्ट्रांग पोजीशन का फायदा तभी उठा सकते हैं जब हम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो कि मास्क ना पहनना है उसको बिल्कुल भी हटा दें अपनी आदतों से, और हमेशा मास्क पहन के रखें जो बाहर हैं। और किसी भी क्लोज्ड स्पेस में क्लस्टरिंग ना करें, जितने भी हो सके भीड़ से बचें। अगर ये 2 चीज हम करेंगे, और वैक्सीनेशन जिस खूबी के साथ चल रहा है, और अब तो बच्चों को भी वैक्सीन मिलना शुरू हो गई और 14 साल के लोगों को भी शुरू होगी, अभी आपने बताया मार्च में, तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम ऐसे स्थिति में हैं कि हमको लॉकडाउन और इन सब ऐसी जैसी भयावह चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपना अपना ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वैक्सीन लगाएं, अगर नहीं अभी तक लग चुकी है तो दूसरी डोज लें, और मास्क जरूर पहन के भीड़ को बचाएं। अगर हम ये चीज करें तो बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्तों में देश में ओवरऑल आप देखेंगे कमी आनी शुरू हो जाएगी। जी डॉक्टर शोभा, यहाँ पर जिक्र किया डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कि किस तरीके से हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव तेज़ गति से चल रहा है, तो मैं भी चाहूँगा कि आप भी इसका आकलन करें। 1 साल पूरा हो गया है, 16 जनवरी से शुरू हुआ था ये वैक्सीनेशन ड्राइव, और 1 साल 1 दिन हो गया है। तो किस तरीके से देखते हैं आप पूरे इस ड्राइव को? जैसे हाँ जी प्रतिबंध, ये हम सब लोगों के लिए, एक्चुअली भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छी चीज हुई है कि पिछले 1 साल में जिस गति से एक्चुअली हमारे देश में वैक्सीनेशन हुआ है, ये अभी तक का फास्टेस्ट वैक्सीनेशन है वर्ल्ड में। और वो भी इतने लोगों को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना। हमारी ऑलमोस्ट 96% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज मिल चुकी है, और 68% को दोनों डोजेस मिल चुकी हैं। तो इतना सक्सेसफुल वैक्सीनेशन एक्चुअली बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस वेव में। अगर हम देखें कि जो अभी हम कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा वैक्सीनेशन भी हो सकता है, क्योंकि हमारी 68%, 2/3 पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड। सो ऐसा देखा हर जगह वर्ल्ड में, यही देखा गया है कि जब वैक्सीनेशन की वजह से हमारी जो सिवियरिटी ऑफ द इलनेस है एंड हॉस्पिटलाइजेशन है, डेथ्स हैं, वो मार्केटली कम हुई है, ऑलमोस्ट 2/3।
सो वैक्सीनेशन डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल अदा किया है इसने ओवरऑल हॉस्पिटल एडमिशंस एंड सिवियरिटी ऑफ इलनेस को कम रखने में, इस फेज में। सेकेंडली, जो हमारा लेस देन 18 ईयर्स, जो हमारा 14 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है अभी, जिसमें भी ऑलरेडी 6 करोड़ वैक्सीनेशन दिए जा चुके हैं और आगे जाके और बच्चों में एक्सटेंड होगा। सो इट इज अ वेरी बिग स्टेप इन डेवलपिंग द इम्यूनिटी एज इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू अ लार्ज पॉपुलेशन। एंड हॉस्पिटलाइजेशन जो हमारा जो सेकेंड वेव में हम लोगों ने पूरी जनता ने सहा था कि हमारा हेल्थ केयर, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, अगर आपके केसेस, नंबर ऑफ केसेस, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो उसमें कुछ जो सिवियरिटी वाले पर्पस हैं, अगर आपका नंबर लेस भी होगा तो भी हेल्थ केयर जो आपके सिस्टम है, इतने रिसोर्सेज, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को करने के लिए आप हमेशा कम पड़ेंगे। तो वैक्सीनेशन प्रिवेंशन इज द की हमारी हेल्थ सिस्टम में, चाहे वो कोविड हो या कुछ भी हो। जब हम प्राइमरी प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे तो वैक्सीनेशन में हमने प्रिवेंशन ऑफ द सीवियर इलनेस पे फोकस किया है। डॉक्टर राकेश, एक और आंकड़ा, डॉक्टर राकेश, एक और आंकड़ा सामने आ रहा है, वो आंकड़ा मैं चाहूंगा कि आप जांचें भी। जितने भी केसेस तीसरी लहर में आ रहे हैं कोरोना पीड़ितों के, माना जा रहा है कि उसमें से 73% से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई। इसके अतिरिक्त 23% केसेस ऐसे हैं जिन्होंने केवल एक डोज लगवाई है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में नहीं, और भी जगहों पे देखा गया है कि जो लोग अस्पताल पहुंचे हैं इस कोविड के सिम्टम की वजह से, वो बिना वैक्सीन वाले हैं। तो ये तो बहुत ही सीधी सी बात है कि वैक्सीन ने बहुत ही बड़ा काम किया है, लाखों लाखों लोगों की जान बचाई है और हमको कितनी मुसीबत से निकाला है। पूरी दुनिया में जहां भी वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हो चुका है और 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देना, अडल्ट पॉपुलेशन को, और जो एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको की ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो हम बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आ गए हैं। अब और बच्चों को मिलेगी, प्रिकॉशनरी डोज भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ें बहुत ही हिम्मत वाली हैं कि हमको अभी घबराने की और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एकदम सही है कि वैक्सीन की वजह से ये इन्फेक्शन को नहीं रोक पाता, लेकिन सिम्टम को बहुत ही एफिशिएंटली रोकता है। अगर आप पूरी वैक्सीनेशन डोज लिए हुए हैं और आपको ऐसी कोई खास बाकी हेल्थ की कोई समस्या है, कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो आपको या तो इन्फेक्शन पता भी नहीं चलेगा, अगर हुआ भी बहुत ही माइल्ड सिम्टम आएगा। ये चीजें अब इस्टेब्लिश की जा चुकी है, तो इसमें तो कोई विवाद का विषय ही नहीं है और इसका बहुत बड़ा फायदा हमको मिला है। जी, यहाँ पर बात चल रही है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन हमारा बचाव कर रहा है। और ये जो मैंने एक आंकड़ा जांचने के लिए कहा था डॉक्टर राकेश से, उन्होंने कहा ये आंकड़ा सही है। 73% से ज़्यादा वो लोग तीसरी लहर में कहीं ना कहीं संक्रमित हो रहे हैं जिन्होंने दोनों डोज नहीं ली हैं, और 23% से ज़्यादा वो हैं जिन्होंने केवल एक मात्र डोज लिए। यानी कि एक रक्षा कवच बनकर कहीं ना कहीं ये वैक्सीनेशन ड्राइव सामने आ रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने एक या दोनों डोज नहीं ली हुई है, तो अभी जाएं और अपनी दोनों डोज जो है अंतराल के बाद लगवाने की कोशिश करें। और जैसे कि हमारी बात चल रही है कि अब तरुणों को भी बड़ी संख्या में अब ये वैक्सीन लगवाई जा रही है। इसके अलावा एक संभावना ये भी बन गई है कि अब जो है 12 से 14 साल के बच्चों को भी बहुत जल्द वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन अब तक जो तरुणों को ये वैक्सीनेशन का लाभ मिला है, उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, एक बार देख लेते हैं। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोवैक्सीन का, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कोविड से इन्फेक्ट हुए हैं। तो अभी हम सेफ, हम एक स्टेप और आगे आ चुके हैं। अभी हम वैक्सीन लगा के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी पता नहीं कोई इफेक्ट तो अभी पता चल नहीं रहा है, शायद कुछ देर बाद पता चले। मैंने अभी वैक्सीन लगवाई है एंड फील भी नहीं होता है वैक्सीन लगवाने के बाद। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे को मतलब प्रोटेक्शन मिलेगी इस वायरस की वजह से। I'm 15 years old. I feel happy that I've got vaccinated. We are finally getting vaccinated. आगे हमें एंट्रेंसेस भी देने होंगे। आई मीन 12th तो कॉलेज में जाने वाली हूँ, तो एंट्रेंस देने होंगे तो बाहर निकलना होगा, तो अब सेफ लगेगा कि हम अभी वैक्सीन लगी है, तो बिल्कुल दर्द नहीं हुई एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बच्चों को वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई। मेरा नाम सान्या है और अभी मैंने इंजेक्शन लगवाया है।
जी हाँ, इन तरुणों ने, इन युवाओं ने वैक्सीन के ज़रिए जो है अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। और जैसा मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अगर आपने एक भी डोज़ नहीं ली है तो पहली डोज़ लें, और उसके बाद जो एक अंतराल होता है दूसरी डोज़ लेने का, उस अंतराल में दूसरी डोज़ भी अवश्य लें, अपने जीवन को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें। और आंकड़े बता रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली या दोनों डोज ली है, उनका जीवन थोड़ा सा सुरक्षित ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक जानकारी डॉक्टर शोभा गुप्ता, आपकी लीड के आधार पर ये आपसे मैं जांचने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि अभी तीसरी लहर में जो मामले आ रहे हैं संक्रमितों के, वो ओमिक्रॉन के मामले ज़्यादा हैं। क्या ये बात सही है कि ओमिक्रॉन को लेकर जो जांच हुई है उसमें भारत 100% ओमिक्रॉन को लेकर निराकरण करने में कामयाब होने वाला पहला और एकमात्र देश है? जो असेसमेंट हमारा है वो और देशों से बेहतर है ओमिक्रॉन को लेकर। देखिए, जो ओमिक्रॉन को लेकर अभी जो जैसे बताया, ओमिक्रॉन का अभी तक जीनोमिक सीक्वेंस हर एक केस का तो नहीं हुआ, बट क्लिनिकल प्रोफाइल लेके प्लस जो और देशों के आंकड़े आए हैं उससे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अभी तक जीनोमिक सीक्वेंस में तो 8 से 10,000 के करीबी मामले उन्होंने कंफर्म किए हैं। बट जो क्लिनिकल प्रोफाइल कंपेयर किया जा रहा है कि जो इस वक्त जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं या जिनकी डेथ्स हुई भी हैं, वो मोस्टली वो मरीज हैं जो किसी और बीमारी की वजह से, सीवियर बीमारी की वजह से, या तो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज थे या वो कम्युनिटी से किसी और प्राइमरीली बीमारी के लिए लेकर आए थे, जैसे कि हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज या लिवर की कोई प्रॉब्लम, और उन्होंने क्योंकि ट्रांसमिशन रेट हाई था, साथ में कोविड को एक्वायर कर लिया। सो इसीलिए देखा जा रहा है कि मोस्टली जो केसेस थे या उनमें से, जैसे कि बात हुई, ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा पेशेंट्स को या तो वैक्सीन भी नहीं लगा था, तो वो ही पेशेंट्स का हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा देखा गया है। जैसे कि सेकेंड वेव के कंपैरिजन में ऐसे हेल्दी इंडिविजुअल्स का जो कि वैक्सीनेटेड थे, उनका हॉस्पिटलाइजेशन या उनकी वजह से उनके लंग्स पे इफेक्ट आना वाली प्रॉब्लम नहीं देखी गई है। सो ये काफी मेजर डिफरेंस है हमारे सेकेंड और थर्ड वेव में। सो ये माना जा रहा है कि मोस्टली, और जो आंकड़े कहते भी हैं क्लिनिकली एपिडेमियोलॉजिस्ट जो कहते हैं कि मोस्टली इंडिया में इस वक्त मोस्टली ओमिक्रॉन ही है, लेकिन अगेन कंफर्म करने के लिए जीनोमिक सीक्वेंस ही कंफर्म कर सकती है। तो क्या माना जाए डॉक्टर शोभा, क्या माना जाए कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है ज्यादातर भारतीयों में, इसीलिए ओमिक्रॉन उतना ज्यादा पीड़ित नहीं कर पा रहा है या प्रभावी नजर नहीं आ रहा है, हम लोग ज्यादा तैयार हैं? देखिए, ओमिक्रॉन वर्ल्ड वाइड अभी तक जो आए हैं वो माइल्डर सिम्टम्स ही आए हैं, तो तैयार होने की बात तो ये है कि सीरो प्रेवलेंस तो हमारी सेकेंड वेव के बाद 80% से ज्यादा में थी, प्लस वैक्सीनेशन ने अपना रोल प्ले किया है। ठीक है, अब क्या वजह है? ओमिक्रॉन माइल्ड है कि हम लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हो गई है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, वो हमें आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। बट अगेन टू से दैट, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपना गार्ड लोअर कर दें। हमें मास्क पब्लिक में पहनना पड़ेगा, क्योंकि अभी इट इज जस्ट टू अर्ली टू कमेंट। अभी 16 दिन ही हुए हैं थर्ड वेव को, है ना, अभी तो कई स्टेट्स में बढ़ ही रहे हैं, तो इसको हमें बिल्कुल लाइटली अभी नहीं लेना है कि भाई ये फ्लू है, नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह ही है, तो हम अपने गार्ड स्लो कर सकते हैं। नहीं, हमें अपना पूरा तैयारी वैसे ही रखनी है, मास्क भी पहनना है और क्लस्टरिंग, बड़े अपना सोशल डिस्टेंसिंग को अभी मेंटेन करना है। ये मैसेज, हमें पैनिक नहीं रखना है, लेकिन अभी भी हमें तैयारी पूरी वैसे रखनी है। डॉक्टर राकेश, एक खबर ये भी आ रही है कि जब से ओमिक्रॉन आया है, विशेष रूप से भारत की बात करें तो ये 35 बार अपना स्वरूप बदल चुका है। 35 बार स्वरूप बदलने का मतलब क्या है, और क्या जब स्वरूप बदलता है तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है या कमजोर हो जाता है, क्या है जानकारी? ये जो आप बता रहे हैं, इसमें ओमिक्रॉन में म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कुल मिला के एक्चुअली 50 से भी ज़्यादा है, और 30-32 जो म्यूटेशन है वो जो जीन बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन है उसमें है। तो वायरस जो है वो हमेशा फैलने की कोशिश करता है, और उसके लिए उसके अंदर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। इस वायरस का नेचर है, सबसे बड़ी ताकत इस वायरस की यही है कि ये बदलता रहता है, और इस बदलाव के जरिए ये हम जिन लोगों को नहीं, पहले इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी तभी ये आगे जाएगा, नहीं तो दूसरे वेरिएंट के आगे नहीं निकल पाएगा। तो ओमिक्रॉन ने वो चीज़ हासिल कर दिया है कि उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ा ली है इसने, इसलिए ये सारे वेरिएंट को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन ज़्यादा म्यूटेशन का मतलब ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा खतरनाक भी होगा।
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीजें रैंडम होती हैं जी। तो जो वायरस के नए वेरिएंट के इवोल्यूशन की जो बेसिस है वो ये है कि उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी जो नए वेरिएंट आएंगे जैसे ओमिक्रॉन की है, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को इवेट करने की कोशिश करेगा, वैक्सीन ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ये दो चीजें अब सिलेक्शन के वायरस के ऊपर चैलेंज आ गया है। तो वो जो नए वेरिएंट आएंगे वो हमारी इम्यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को बीमार करना या उनको मारने से वायरस को कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो सिलेक्शन प्रेशर नहीं रहता है। तो फ्यूचर में जो वेरिएंट्स होंगे वो ज्यादा इन्फेक्शियस होंगे और कम सिम्टोमेटिक होंगे, अगर हम लकी हैं तो ज्यादा सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। इसीलिए अभी अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन इन्फेक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है और वो इम्यून इवेजन कर रहा है, वैक्सीन जिनको मिली भी है उनको भी री इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन सिम्टम इसके बहुत कम है। वो चीजें दो तरह से हैं, क्योंकि ये वायरस के खुद नेचर ऐसा है कि ये लंग्स को कम अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा अफेक्ट करता है, और हमारा सिस्टम ऑलरेडी तैयार है, जो प्राइमरी डिफेंस है एंटीबॉडी का अगर वो कम भी है तो जो सेल इम्यूनिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि वैक्सीन और इन सब की हमें पैकिंग है, इसलिए ओमिक्रॉन को हम अच्छी तरह से निपट रहे हैं। लेकिन अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ओमिक्रॉन को माइल्डली ना लें, ये ना सोचें कि ये माइल्ड है, कॉमन फ्लू है, निकल जाएगा। ये वैक्सीन नहीं है, ये वायरस है जो कि फैल सकता है और फैल रहा है, और सबसे बड़ा खतरा इससे ये रहता है कि अगर आप इसको खेलने देंगे, ऐसे ही आपको अपने इन्फेक्ट कराते रहेंगे अपने आप को, तो फिर नया वेरिएंट निकलेगा, फिर हमको एक अलग तरह की वेव आने की संभावना होगी, और वो वेरिएंट ज्यादा सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। एक बड़ी बात इसलिए क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस भी सोशल मीडिया पर लगातार घूमते रहते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर शोभा आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी सत्यता है इस रिपोर्ट में या इस मैसेज में। सिंगापुर में माना जा रहा है कोविड से मरने वालों का पोस्टमार्टम शुरू किया गया है, जो WHO की गाइडलाइंस है उसके विपरीत माना जा रहा है, लेकिन जो सिंगापुर में पोस्टमार्टम हुआ है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वायरस जो है बाद में बैक्टीरिया का रूप धारण कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है और मरीजों की मौत हो जाती है। ये रिपोर्ट आप तक भी पहुंची है? अगर पहुंची है तो इसमें कितनी सत्यता है? वायरस एंड बैक्टीरिया बिल्कुल अलग दो माइक्रोब्स हैं और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वायरस बैक्टीरिया का रूप कभी नहीं ले सकता, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है साइंटिफिकली। बहुत सारे मिथ्स घूम रहे हैं, उनमें से आई एम श्योर एक होगा। एक वायरस का अपना ये होता है कि वो थ्रोम्बोटिक, जो कि जो सीवियर डिजीज जब वो प्रोड्यूस करता है वायरस, तो बॉडी में कुछ चेंजेस करता है, जिसकी उन चेंजेस की वजह से बॉडी में थ्रोम्बोसिस के चांसेस हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना क्लॉट बनने के चांसेस, कुछ पेशेंट्स में जिनमें सीवियर डिजीज होती है। वायरस के कुछ चेंजेस बॉडी में करने की वजह से, बीमारी की वजह से ही होता है। जी, वायरस बैक्टीरिया का रूप कभी भी नहीं ले सकता। तो डॉक्टर राकेश, ये भी जानकारी आ रही है कि एस्पिरिन दी गई बहुत सारे मरीजों को और वो एक दिन में ठीक होकर घर पहुंच गए। एस्पिरिन का बेसिकली क्या रोल होता है? एस्पिरिन, अगर आपने सुना होगा, एस्पिरिन बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग चलती है, बहुत लो डोज में, जिनमें टेंडेंसी होती है, जिनके ब्लड के थिकन होने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो जो आप ये रिपोर्ट कह रहे हैं, मैंने इसकी जानकारी मुझे नहीं है, बट कुछ बीमारियों में एस्पिरिन देनी पड़ती है जिन पेशेंट्स को रिस्क होता है हाइपर कोगुलेबिलिटी का, जिनमें ना ब्लड थिक होने का रिस्क होता है, उन पेशेंट्स में एस्पिरिन देनी पड़ती है। तो ऐसा कोई एस्पिरिन कोई जादू वो नहीं है कि आपने जी कोविड के पेशेंट को एस्पिरिन दी और वो ठीक होकर घर चले गए, नहीं जी। डॉक्टर राकेश, एक छोटी सी टिप्पणी, समय समाप्त हो रहा है, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा इस पर। जैसे आपने सुना, बिल्कुल सही है कि वायरस कभी बैक्टीरिया नहीं बन सकता है, और ये एकदम से अफवाह है, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और एस्पिरिन का रोल या इन सब चीजों का ऐसा कोई स्टडी, रिव्यूड स्टडी या जांची परखी हुई स्टडी सामने नहीं आई है। ये सब चीजें अपने आप में फैलती रहती हैं, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको फोकस करना चाहिए कि हमको क्या पता है, उस आधार पे हम क्या कर सकते हैं। जी, और जब तक जो है जांची परखी एजेंसी के द्वारा कोई जानकारी नहीं आती है, रिपोर्ट नहीं आती है, उस पर आप अमल ना करें, एक बात। लेकिन आप मास्क लगाने पर अमल करें, आप डिस्टेंस मेंटेन करने पर अमल करें, और अगर आपको डोज नहीं लगी है, वैक्सीन नहीं लगी है कोरोना की, तो आप अपने नज़दीक के सेंटर पर जाएं पहली, और अगर पहली लग गई है तो दूसरी डोज अवश्य लगवाएं, क्योंकि ये आपके लिए रक्षा कवच का काम करने वाली है। कोरोना अपडेट में आज के लिए इतना ही। कोरोना अपडेट में आपसे फिर भेंट होगी नए विशेषज्ञ मेहमानों के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए,
लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।